नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा, ये एहसास होगा कि कई बार इंसान की छोटी सी गलती उसकी मौत की वजह बन जाती है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आज के दौर में इंसान सावधान रहे और आने वाले खतरे का उसे एहसास होता रहे। देखिए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। पुलिस चाहे कितनी भी सक्रिय हो जाए, सचेत हो जाए, लेकिन अपराध इस समाज में शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। तो बेहतर यही है कि कैसे सुरक्षित रहा जाए उसके बारे में सोचें और थोड़ा सा सजग सतर्क रहें। बहरहाल चलिए, और ज्ञान न देते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ और आप लोगों को वो कहानी सुनाता हूँ। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल में 23 अप्रैल को 23 अप्रैल यानी लास्ट मंथ 2023 बिलखिरिया नाम की एक जगह है और इस बिलखिरिया जगह में एक खाली पड़े ढाबे में एक महिला की लाश मिलती है। लाश जो है वो डिकम्पोज्ड हो चुकी थी, यानी ख़राब हो चुकी थी। और ढाबे का मालिक ही, बेशक ढाबा खाली पड़ा था, लेकिन ढाबे का मालिक जब वहाँ गया तो उसने देखा कि ढाबे के अंदर शेड के नीचे जो है एक लाश पड़ी हुई है। और वो लाश देखकर ढाबे के मालिक ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। जाहिर है वो घबरा भी गया कि मेरे ही प्रेमाइसेस में ये वारदात कैसे हो गई या लाश कैसे आ गई। तो उसने पुलिस को खबर दी और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर लाश का मुआयना किया और उस डेड बॉडी को देखकर ये अंदाज़ा लगाई पुलिस कि तकरीबन 27-28 साल की वो महिला रही होगी जिसका कत्ल किया गया था। लाश वहाँ पड़ी थी, लेकिन लाश के पास से ऐसी कोई भी चीज़, कोई बिलोंगिंग ऐसी नहीं थी जिससे उस मरने वाली महिला की कोई पहचान हो पाती। आमतौर पर महिलाएं जो है वो कम से कम एक पर्स या मोबाइल फ़ोन तो कम से कम कैरी करती ही हैं, अपने साथ रखती हैं, लेकिन जहाँ पर लाश पड़ी हुई थी वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो इसके दो मतलब हो सकते थे। एक मतलब तो ये हो सकता था कि शायद लूटपाट के इरादे से ही हत्या हुई हो और लुटेरों ने मोबाइल फ़ोन या पर्स जो है वो लूट लिया हो और भाग गए हों। एक तो ये मतलब हो सकता है। और दूसरा ये कि जिन्होंने कत्ल किया हो वो ये चाहते होंगे कि महिला की पहचान ना हो पाए। ना पहचान होगी, न तफ्तीश आगे बढ़ेगी, न वो पकड़े जाएंगे, और पहचान मिटाने के इरादे से शायद उन्होंने ये चीज़ें गायब कर दी हों। तो ये दोनों ही संभावनाएं हो सकती थी। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश चालू की और उस महिला की पहचान पता करने की कोशिश में लग गई। इसी कोशिश में जब पुलिस ने ये पता किया कि हाल के दिनों में क्या किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के किसी थाने में दर्ज हुई है या नहीं, तो इस कोशिश में पुलिस को ये पता चला कि भोपाल के ही टीला जमालपुरा इलाके में एक शख्स ने अपने बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी थाने में दर्ज करवाई है। और उस शख्स का नाम था मलखान सिंह। मलखान सिंह ने पुलिस को ये बताया था कि उसकी बीवी, जिसका नाम है प्रीति कुशवाहा, वो जो है एक स्पा सेंटर में काम करती है और ब्यूटिशियन है, लेकिन वो पिछले 2-3 दिनों से अचानक घर से गायब हो गई है। ख़ासकर 20 तारीख से। 20 तारीख को वो आखिरी बार अपने काम पर गई थी, लेकिन इसके बाद वो लौट कर नहीं आई। 20, 21, 22 3 दिनों तक मलखान जो है अपने तौर पर अपनी बीवी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता रहा, लेकिन जब बीवी का कोई पता नहीं चला, तमाम नाते रिश्तेदार, घर वाले, जो भी दोस्त हैं, जानने वाले हैं, सबसे पूछा, लेकिन जब प्रीति का कोई पता नहीं चला तो 23 तारीख को ही इत्तेफाक से मलखान ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोकल थाने में दर्ज कराई थी। अब बिलखरिया इलाके की जो पुलिस है भोपाल की, उसने जब इसके बारे में पता करना शुरू किया तो इस एफआईआर के बारे में जानकारी मिली और ये पता चला कि आज ही एक आदमी ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने मलखान सिंह को बुलाया और कहा कि इस लाश को देखकर पहचानो कि कहीं अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हारी बीवी की लाश तो नहीं है। और मलखान सिंह ने जैसे ही लाश देखी वो बिलख बिलख कर रोने लगा, बहुत विचलित हो गया, परेशान हो गया। आप समझ सकते हैं, उसने पहचान लिया कि ये उसकी बीवी की ही लाश है और वो बहुत दुखी हो गया। अब मरने वाली महिला की पहचान तो हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रीति की ही लाश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर प्रीति की हत्या हुई क्यों और किसने प्रीति की हत्या की। तो पुलिस अब
उसके कातिलों के बारे में जानकारी जुटाना चाहती थी। पति से और दूसरे घर वालों से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। जैसे ही वो थोड़ा सेटल हुए, बात करने की हालत में आए, तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मतलब कोई भी ऐसी रंजिश उनसे या उनके परिवार से या प्रीति से नहीं रखता है कि कोई इस तरह से उसकी हत्या कर देगा। तो घर के लोग जो है उनसे जब पूछताछ हुई तो कोई बहुत मेजर क्लू पुलिस को इस मामले में नहीं मिल पाया। तो पुलिस को लगा कि ठीक है, एक बार जिस स्पा में काम करती थी, जहां वो आखिरी बार काम करने के लिए गई थी, वहां से पता करते हैं कि प्रीति जो है आखिरी बार वहां से कब गई, किसके साथ गई। तो जब पुलिस ने उस स्पा सेंटर में जाकर पूछताछ की तो स्पा के मालिक ने पुलिस को ये बताया कि मैं तो खुद प्रीति को जो है 20 तारीख की शाम को 7:15 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप करके आया था, और इसके बाद मैं वापस आ गया। मुझे नहीं पता कि वो इसके बाद कहाँ गई। वो बता रही थी कि उसे कहीं जाना है। तो ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने सबसे पहले इस क्लेम को, इस दावे को वेरीफाई करने का फैसला किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर ये एक्सप्लोर करने, ये पता करने की कोशिश की कि अब वाकई जो स्पा का मालिक दावा कर रहा है कि उसने प्रीति को ड्रॉप किया था कमलापति रेलवे स्टेशन के पास, वो बात सही है या नहीं। और पुलिस ने जब इस चीज़ को स्कैन किया, पता किया, तो वाकई ये बात सही निकली। उसका जो स्पा का ओनर था उसने प्रीति को खुद जाकर कमलापति रेलवे स्टेशन के पास जो है वो छोड़ा था, और ये सीसीटीवी फुटेज में कुछ तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हो रही थी। आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन के मामले में जब इंसान कोई क्लेम करता है और पुलिस जब उसे वेरीफाई करती है और वो चीज़ बिल्कुल सही निकलती है तो पुलिस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि सही निकलने का मतलब बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, और जब झूठ नहीं बोल रहा है तो तफ्तीश आगे कैसे बढ़े। तो यहाँ पर भी एक तरह से पुलिस ने कोशिश तो की, लेकिन जब पुलिस को ये पता चल गया कि स्पा सेंटर के मालिक ने उसे वहाँ ड्रॉप कर दिया था, तो स्पा सेंटर का जो मालिक है वो कम से कम पुलिस के स्कैनर से बाहर चला गया। और अब पुलिस को नए सिरे से ये पता करना था कि फिर इसके बाद प्रीति कहाँ गई होगी। तो पुलिस ने और सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी जुटाने की शुरू की, उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो देखा कि प्रीति जो है वहाँ से एक ऑटो पर सवार हुई, और ऑटो पर सवार होकर वो आगे निकल गई। और पुलिस को ये भी पता चला कि वो उस ऑटो में बैठकर आनंद नगर से होते हुए रायसेन की तरफ गई। भोपाल के पास ही एक और जगह है रायसेन, आप सब जानते होंगे, जो मध्य प्रदेश के हैं और भोपाल के आसपास रहते हैं वो तो 100% जानते हैं। तो आनंद नगर से होते हुए रायसेन की तरफ गई। ये सीसीटीवी फुटेज में उस ऑटो को ट्रैक करने पर पुलिस को इतनी सारी जानकारी मिली। इसी के साथ पुलिस ने कई तरफ से इस मामले की तफ्तीश चालू की। एक तो ऑटो रिक्शा का नंबर जो है उसको पुलिस ने जूम इन करके जो है देखा, रीड किया, और उस ऑटो रिक्शा के मालिक के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। साथ ही चूंकि अब तो प्रीति की पहचान काफ़ी पहले हो चुकी थी, तो प्रीति का जो मोबाइल फ़ोन था, पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन का CDR निकलवाया, और CDR निकलवा कर ये देखा कि प्रीति की आखिरी बार 20 तारीख को जब वो गायब हुई थी तब किससे बात हुई थी। तो इस कोशिश में भी पुलिस को एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में पता चला, और जिसके नंबर के बारे में पता चला उसका नाम था आदित्य उर्फ आदि। और ये आदित्य उर्फ आदि पेशे से एक ऑटो ड्राइवर ही था, और इसे आप इत्तेफाक कहिए जो कहिए, लास्ट टाइम प्रीति जो है एक ऑटो में ही बैठकर रायसेन की तरफ गई थी। तो ये सारी चीज़ें, अब ये संकेत पुलिस को मिलने लगे थे कि शायद वो तफ्तीश में सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और शायद ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने पर इस मामले का खुलासा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने जब उस ऑटो के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो ऑटो आदि का नहीं है जिससे प्रीति की आखिरी बार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस को फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, लेकिन पुलिस को ये पता चल गया कि जिस ऑटो में बैठकर प्रीति आखिरी बार रायसेन की तरफ गई थी वो ऑटो सरफराज नाम के एक शख्स का है, एक ऑटो चालक का है। अब पुलिस ने आदि को भी इंटरसेप्ट किया, उसे भी उठाया और सरफराज को भी उठाया। अब 2 सस्पेक्ट पुलिस के पास थे। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ चालू की, प्रीति की गुमशुदगी के बारे में और प्रीति की हत्या के बारे में पता करना शुरू किया। पहले दोनों ने जमकर झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आई तो दोनों ने किसी तोते की तरह सच उगलना शुरू कर दिया। सरफराज और आदि ने प्रीति का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ 2 और दोस्त इस मामले में शामिल थे। एक का नाम धीरेन्द्र है, जबकि एक माइनर है, नाबालिग है, इसलिए उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर 4 लोग इस मामले में थे, और ये चारों पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। इन चारों ने मिलकर उस महिला की, प्रीति की हत्या की थी। अब सवाल है क्यों? स्पा में काम करने वाली एक महिला या एक ब्यूटिशियन का ऑटो रिक्शा वालों से ऐसी क्या भयानक दुश्मनी कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी?
उधर पोस्टमार्टम हो गया था। पोस्टमार्टम के बाद कत्ल की पुष्टि हो चुकी थी। ये भी साफ हो गया था कि उस लड़की के साथ, महिला के साथ, प्रीति के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ भी नहीं हुआ है। तो कई बार होता है कि रेप या गैंग रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो जो क्रिमिनल होते हैं वो सबूत मिटाने के लिए लड़कियों की जान ले लेते हैं। लेकिन इस मामले में चूंकि रेप, गैंग रेप या सेक्सुअल अब्यूज़ जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी, तो यहाँ पर मोटिव पता करना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया था और चैलेंजिंग भी हो गया था कि आखिर 4 ऑटो ड्राइवर्स ने मिलकर इस महिला की हत्या क्यों की। तो जब इनसे पूछताछ हुई तो एक नई कहानी उभर कर सामने आई। पता चला कि ये प्रीति कुशवाहा नाम की जो महिला थी वो स्पा में काम करने के साथ साथ ब्याज पर रुपए देने का एक साइड बिजनेस भी करती थी। और वो ये साइड बिजनेस सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं कि सीधे तरीके से कोई साइड बिजनेस करती थी, बल्कि वो बहुत हेवी इंटरेस्ट चार्ज करती थी। और वो अक्सर फुटपाथ पर काम करने वाले छोटे दुकानदार, ऑटो चालक और इस तरह के जिसे कहते हैं ना ऑड जॉब्स या छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को लोन दिया करती थी। जाहिर सी बात है जो गरीबी रेखा में थोड़े निचले तबके में होते हैं, नीचे होते हैं, उनके खर्चे इतने होते हैं। ऑब्वियसली हर आदमी आज के महंगाई के ज़माने में जो है इतना पैसा जुटा पाना मुश्किल होता है। तो घाटे का बजट लोगों का चलता रहता है, लोग उधार लेकर काम चलाते रहते हैं। तो ऐसे ही ऑटो ड्राइवरों को भी उसने बहुत सारा लोन दे रखा था। और पर्टिकुलरली ये जो आदि नाम का ऑटो ड्राइवर है, जिसके साथ आदित्य उर्फ आदि, जिसके साथ प्रीति की आखिरी बार बातचीत हुई थी, उसने जो है प्रीति से मोटी रकम उधार में ले रखी थी। और वो रकम इतनी ज़्यादा थी कि आदि वो रुपए प्रीति को लौटा नहीं पा रहा था। ऊपर से प्रीति क्या करती थी कि जितना भी ऑटो चलाकर वो पैसे जुगाड़ करता था, कमाता था, वो सारे पैसे एक तरह से उससे झटक लेती थी उस मूलधन के बदले में, ब्याज के एवज में। मतलब ब्याज बताकर कहती थी कि तुम मूलधन तो वापस नहीं कर पा रहे हो, ब्याज दे दो और ये सारे पैसे दो। तो कुल मिलाकर बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज किया करती थी। और आदि इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं इस ब्याज के जंजाल से कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा और उसके मन में सुइसाइडल थॉट आने लगे थे। उसे लगा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। लेकिन खुदकुशी करने से पहले उसने अपने दोस्तों से अपना माइंड शेयर किया, अपने बारे में बताया कि यार मैं बहुत परेशान हूँ और वो प्रीति जो है, जितना मैंने उससे उधार लिया है उससे ज़्यादा तो वो मुझसे ब्याज वसूल चुकी है और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तब उसके दोस्त, जो एक और ऑटो ड्राइवर था सरफराज, जिसके ऑटो में ये महिला गई थी, सरफराज ने उसको कहा कि एक काम करो, तुम्हें खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है, प्रीति को ही मार देते हैं, न रहे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सारे झमेले ही खत्म हो जाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने फिर तय किया कि वो प्रीति की हत्या करेंगे और प्रीति को धोखे से बुलाएंगे। इसके बाद 19 तारीख को उन्होंने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने कहा कि रायसेन में एक आदमी के पास कुछ रुपए उनके रखे हुए हैं, वो रुपए वो रायसेन से ही लेकर उनको हाथों हाथ दे देगी। तो प्रीति को उन्होंने तय किया कि प्रीति को वो अगले दिन यानी 20 अप्रैल को अपने पास बुलाएंगे। और इसी प्लानिंग के तहत आदित्य ने सरफराज, धीरेन्द्र, इन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। एक और भी नाबालिग साथ में था। तो ये 4 लोगों ने मिलकर प्रीति को बुलाया। फ़ोन तो अलबत्ता आदित्य ने ही किया क्योंकि उसी के साथ प्रीति की डीलिंग थी रुपए पैसों की। बाकी ये 3 लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही प्रीति आई, प्रीति को उन्होंने पिक किया एक ऑटो रिक्शा में और आनंद नगर होते हुए रायसेन रोड की तरफ निकल गए और एक सुनसान जगह पर जाकर उसी ढाबे के पास उनको लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि हम प्रीति की हत्या कर दें। तो इन 4 लोगों ने मिलकर प्रीति की हत्या कर दी। और प्रीति की हत्या करने के बाद जो बिलखिरिया इलाके में वो जो ढाबा है जो बंद है, उस ढाबे के शेड के नीचे उन्होंने लाश फेंक दी। और मरने वाली महिला की यानी प्रीति की पहचान न हो सके, ये बात को ध्यान में रखते हुए इन सारे कातिलों ने उस महिला का बैग यानी प्रीति का बैग और उसका मोबाइल फ़ोन जो है वहाँ से ले लिया, उठा लिया, पिक कर लिया और उसे पास में ही एक तालाब है, उस तालाब के पानी में डाल दिया ताकि फ़ोन भी कभी रिकवर ना हो, बैग भी रिकवर ना हो और मरने वाली महिला की तो पहचान ही पता न चले। ऐसा करके वो अपने अपने घरों को चले गए और वो इत्मीनान हो गए कि अब ये राज कभी खुलेगा नहीं। लेकिन जैसा कि होता है कि वो कहते हैं ना, कातिल ने कितनी सफाई से धोई थी आस्तीन। आगे तो एग्जैक्ट लाइन मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें है कि शायद उसे पता नहीं था कि लहू बोलता भी है। तो ये एक बहुत अच्छा शेर है। हालांकि मैंने शेर का तिया पाँछा कर दिया बीच में वो लाइन मिस करने की वजह से। तो इसका लबुलवाब यही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप जुर्म करते हैं तो देर सवेर पकड़े ही जाते हैं। तो इस मामले में भी वही हुआ। इन लोगों ने कोशिश तो की थी कि प्रीति की पहचान पता न चले, लेकिन जिस तरह से प्रीति के पति ने रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आकर उसने पहचान लिया
कि हाँ ये उसकी बीवी की लाश है। उसके बाद धीरे धीरे सारी कड़ियाँ खुलती चली गई और ये सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। पूरी तफ्तीश अब आप लोगों को पता है, मैंने शेयर कर ली है। आई होप आप लोगों ने ये कहानी सुनी और इससे ऑब्वियसली हम सारे लोगों ने एक मैसेज भी रिसीव किया हो कि किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए और हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि जुल्म या अत्याचार नहीं करना चाहिए। मेरे ये कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई बहुत सता रहा है या आप किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसका एंड रिज़ल्ट तो यही होता है कि मार दो या मर्डर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मर्डर करते हैं या अपराध करते हैं उनका अंजाम जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अब इनको आजीवन कारावास की सज़ा होगी, तमाम सबूत पुलिस के पास हैं। तो इसीलिए बेहतर यह है कि हम अपनी तरफ से किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर ना करें जाने अनजाने, और दूसरा ये कि अगर कोई हमें सता रहा है तो हम कम से कम उस तरह से रिएक्ट ना करें जिस तरह से इन ऑटो ड्राइवर्स ने रिएक्ट किया। ये इस स्टोरी पर मेरा टेक है। आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को मैं ख़त्म करूं, इसके समापन की तरफ बढ़ूं, आइए जल्दी से कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूं। नंदिनी डाबी जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। हालांकि वो अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर जो है वो लगातार लिखते रहती हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्राइम तक के इस फोरम पर लिखने की बजाय जो है आप पुलिस की मदद लीजिए। पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी है जो आपकी मदद कर सकती है। हो सकता है कि सारे पुलिस ऑफिसर से आपको पॉजिटिव वाइब्स ना मिले, मदद ना मिले, लेकिन अगर मदद नहीं मिलती है तो बड़े पुलिस ऑफिसर को अप्रोच कीजिए, क्योंकि कानून की हिफाजत करना, गुनहगारों को सज़ा दिलवाना, ये काम जो है वो एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का है। वो काम कोई मीडिया हाउस जो है उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कर सकती है। हम आपकी आवाज़ को तो उठा सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि सारे लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आपको मेरा सुझाव है कि प्लीज़ अगर आप किसी परेशानी में हैं तो प्लीज़ पुलिस के पास जाइए, फ़ौरन जाइए, जल्दी जाइए। अगर पुलिस एक बार में नहीं सुनती है तो 10 बार जाइए। थाने में सुनवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर एसडीपीओ और डीएसपी, एसपी, एसएसपी किसी से भी जाकर मिलिए, लेकिन गिव अप मत कीजिए, उम्मीद मत छोड़िए। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है, लुकिंग फ्रॉम हांगकांग उन्होंने लिखा है, बहुत स्वागत आपका। प्रवीण के जी, सुप्रतिम भाई नमस्कार। उन्होंने कहा है माइंड मैन क्रेजी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है 5 साल के बच्चे को कौन छोड़ के जाता है। इनफैक्ट कल मैंने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें एक नौजवान लड़के का कत्ल जो है एक शख्स ने सिर्फ गलतफहमी के मारे कर दिया। क्या थी वो कहानी, बड़ी दर्दनाक और अजीब। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर स्क्रॉल डाउन करके मेरी उस कहानी को सुन सकते हैं। हमारे और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। जी न्योडू के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, या आई एम सॉरी GN योडू है, ये लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन्होंने लिखा है। राजू सिंह जी का भी कमेंट आया है। अजरा अकरम जी रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत बहुत दुआएं देती हैं, थैंक यू वेरी मच। प्रियांशु लाहौटी, कभी तो मैं एक बार में नाम पढ़ लेता हूँ, कभी जो है वो कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसा कि मैंने बार बार कह रखा है कि वो नाम और सरने में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो पढ़ना मुश्किल होता है। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं, ये रोज़ स्टोरी सुनते हैं लेकिन ऑब्वियसली बिजी रहते हैं तो हमेशा कमेंट नहीं कर पाते। बिल्कुल कमेंट करना कोई कंपल्शन नहीं है, ये तो आपकी मर्जी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें। पवन कुमार जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। मामोनी बोरगोहा जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत है आपका। IK फैशन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी किया है। माइनक्राफ्ट लॉजिक समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने इस बात पर बड़ी हैरानी जताई है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। नाजिया अख्तर जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि आसाम में बहुत शांति है सर, यहाँ पर भी क्राइम हो रही है पर इतना ज़्यादा भयानक परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल, लेकिन असम में और नॉर्थ ईस्ट में मैंने इस तरह के अपराध देखे हैं जिसमें मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, हालांकि उस वीडियो को मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, उसमें 2 महिलाओं के साथ असम में मेरे ख्याल से बरपेटा के आसपास की घटना है। कुछ लोगों ने बीच सड़क पर बड़ी ज़्यादती की, मारपीट की, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस तरह के एक वीडियो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, बहुत कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें असम से आती हैं। मैंने पहले भी देखा है कि एक रेप का एक्यूज था, उसको लोगों ने मेरे ख्याल से मॉब लिंचिंग करके मार ही डाला था बीच शहर में। उत्कर्ष लव हॉलीवुड मूवीज़ के नाम से एक आईडी है और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। मामोनी डे, ये आसाम से हैं और इन्होंने भी अपना कमेंट किया। इन्होंने कहा है कि एकटू बांग्ला बोलबेन तो सर सुनबो कैमन सोना जाए अपनार मुखे, उन्होंने बांग्ला में ये बात लिखी है। तो ऑब्वियसली अपनी যখন লিখেছেন আর আমি এটা পড়লাম,
আমি আশা করি আপনি নিশ্চয়ই শুনতেও পেয়েছেন, শুনেছেন আর বুঝতেও পেরেছেন। আমি তো প্রবাসী বাঙালি, তো অত ভালো বাংলা যেরকম পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বলে সেরকম বলতে জানি না, তবে মানে मातृभाषा तो जानी আমি। एनीवे चले फिर से हिंदी में वापस आता हूँ। इन्होंने दरअसल ये हुक्म दिया था कि मैं बांग्ला में थोड़ी बात कर लूँ। शामली भौमिक जी ने भी अपनी बात रखी है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब का कमेंट रेगुलर आता है, थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष नहीं ऑथर्स क्लिक के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। इंदु ज्योति हज़ारिका जी का कमेंट आया है। लिविंग ड्रीम्स ने भी बात रखी है। शमीम अहमद जी हैं, राघवेंद्र राजपूत जी हैं। एक हमारे दर्शक हैं मिस्टर घिमिरे, मैं उनका पूरा नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक अजीब सी बात लिखी है। हालांकि वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि वो नेपाल से हैं, क्या इसलिए मैं उनका नाम नहीं पढ़ता हूँ। ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप इतने समय से क्राइम तक के साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली की तरह हम एक दूसरे को कहते हैं और आप कमेंट करते हैं, मैं तो पढ़ता हूँ जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन अचानक वन फाइन डे आप बताएं कि मैं नेपाल से हूँ इसलिए मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, तो ये मुझे बड़ी बात अजीब सी लगी। नेपाल क्या, आप कहीं से भी हो मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। नेपाल से ऐसी कोई नफ़रत थोड़ी है, बहुत प्यार है मुझे नेपाल और नेपालियों से, पूरी दुनिया से प्यार करता हूँ, सच तो यही है। तो एनीवे आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मतलब इस तरह के खट्टे मीठे कमेंट्स के लिए भी आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़ये, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।